रासायनिक अभिक्रिया से जो सवाल है वो सुनिए। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। जल को भाप में बदल जाता है तो भौतिक परिवर्तन टिक लगा दीजिएगा। अगर इसी में सवाल पूछते कि ठोस से सीधे वाष्प, ठोस अवस्था से अगर मान लीजिए सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो हम उसे सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन कहा जाता है क्योंकि सब्लिमेशन मतलब होता है कि ठोस पदार्थ को गैस के रूप में बदल देता है। क्लियर हो गया? या ठोस को द्रव बने बिना ही सीधे गैस बना देगा, मतलब द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्ट जो है गैस ही बन जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेपथलीन हो गया, ये सब जो है क्या है? एक तरह से सब्लिमेशन के रूप में आता है, एग्जाम्पल के रूप में आता है। ठीक है? तो इसे हम ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए अब अगर आपसे पूछते कि अधिक ऊँचाई वाले स्थानों पर, मान लीजिए अधिक ऊँचाई वाले स्थान पर हैं आप और वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 99, 98, ठीक है, 90 के नीचे के तापमान पर उबलता है। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक जो है, बिंदु जो है, वो घट जाता है। अगर इसी में सवाल अगर और पूछे कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव पर जो क्वथनांक होते हैं, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल बात है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि द्रव में अगर क्वथनांक होगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। चलिए, अगर इसी में सवाल और पूछे, क्या पूछे? इसी में सवाल पूछे कि कोहरे की बात करते हैं। कोहरे में, ठीक है, स्मोक, कौन सा कोलाइड तंत्र प्रयुक्त होते हैं? कौन सा सिस्टम जो है प्रयुक्त होता है, रहता है? बताइए। तो गैस में, द्रव में रहता है। दो पदार्थों के सूक्ष्म मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे में समान रूप से फैला रहता है, तभी तो गैस में द्रव है। मतलब द्रव में गैस, गैस में द्रव। क्लियर है? तो उसी को कोलाइड सिस्टम बोलते हैं। और ये मिश्रण जो है अस्थायी होता है, फिक्स होता है। छानने से अलग नहीं किया जा सकता, ये अलग नहीं होगा। जैसे छानिएगा तो ये गैस के रूप में गायब हो जाएगा। उदाहरण में जैसे दूध, कोहरा, मक्खन, ये सब जो है आपको छानने से अलग नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम गिरेगा। मान लीजिए शक्कर के घोल, मतलब शक्कर मतलब शुगर, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता, शुगर सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? विलेयता बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए कि नमक मिश्रित कपूर को जो है किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो हम बताएँगे सब्लिमेशन द्वारा करते हैं, ऊर्ध्वपातन द्वारा करते हैं। और सही बात है, नमक मिश्रित अगर कपूर है तो नॉर्मल है कि गायब हो जाएगा, डायरेक्ट एकदम गैस में बन जाएगा। ऊर्ध्वपातन वही हुआ, सब्लिमेशन हो जाएगा। अगर जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में होती है। एकदम क्लियर है, ऊष्मा के रूप में ही होगी। अगर पानी में चीनी मतलब शक्कर का घुलना किसका कारण है? तो भौतिक परिवर्तन है। हम ऊपर भी पढ़े हैं कि जल का भाप में बदलना एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है ना? तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। क्रिस्टलीकरण जो होता है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि घोल से ठोस क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब कठोर रूप से हो जाता है। ठीक है? और याद रखिएगा, ये किसी विलयन को ठंडा करने या वाष्पित करने में क्रिस्टल बनते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए नमक या फिटकरी को ले लीजिए। नमक और फिटकरी को शुद्ध करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। चलिए, अगर और बात करें तो पायस, पायस, पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? बताइए, किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है और कुछ नहीं होता है। तो द्रव में द्रव का होता है। क्लियर? और याद रखिएगा, दूध इसका जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही किया जा सकता है, मतलब सब्लिमेशन द्वारा ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। समझ गए? आयोडीन को और पोटेशियम क्लोराइड को अगर अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा। अगर वॉयल ऑफ बोल रहा हूँ, वॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो वॉयल का नियम अगर पूछे, वॉयल का नियम जो है किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर होता है। क्या होता है? नियत ताप पर किया जाता है।
ठीक है, जिसे हम कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अगर इसी में पूछे कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम जो है किस वैज्ञानिक ने जो है प्रतिपादित किया था, तो हम बताएंगे एवोगैड्रो ने किया था। एवोगैड्रो, द्रो लग जाता है, डा की जगह पे द्रो भी हो जाता है। एवोगैड्रो बोल दीजिए या गैड्रो बोल दीजिए, ठीक है, उन्होंने ही किया था, वाइल का नियम दिया था। क्लियर? जिसे हम गैस का दबाव या गैस का दाब गुने आयतन बराबर नियत मान रहता है। चलिए देखिए, आदर्श गैसों की जो है ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होता है, तो तापमान पर होता है, टेम्परेचर पर होता है। ये भी क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि गैस, क्या पूछे, गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है, विचलन क्यों प्रदर्शित करती है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण हो जाता है। ये भी क्लियर हो गए। अगर पूछे दहन, दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर मान लीजिए इसी में पूछे स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका दाब घट जाता है, मतलब उसका दाब घटता है। अगर मान लीजिए ताप पर, टेम्परेचर पर अगर गैस प्रसारित हो जाए तो गैस पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका दाब घटेगा। अब इसी में परम ताप की बात करते हैं, किस नियम का परिणाम है, तो चार्ल्स के नियम का परिणाम है। तो चार्ल्स के नियम जो होते हैं, याद रखिएगा चार्ल्स के नियम। अगर इसी में पूछे गैसीय समीकरण की बात करते हैं, तो गैसीय समीकरण जिसे हम पीवी बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है, तो एक मूल गैसों को प्रदर्शित करता है, इसमें जो R है, ठीक है। और भी जानकारी बाद में। आदर्श गैस को आइडियल गैस बोलते हैं, की ऊर्जा निर्भर करती है, तो गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए यही पाश्चुराइजेशन की बात करते हैं, पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में, ठीक है, पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर, मतलब लगभग 150 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, उसी को हम पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। मतलब 150 फ़ारेनहाइट मतलब 65 डिग्री सेल्सियस पे अचानक ठंडा कर दिए तो ये हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम का जो है व्यवहार रूप से दर्शाता है या व्यवहार रूप से दर्शाने की काम करता है, तो चार्ल्स के नियम को बताता है। तो किस गैसीय नियम को दर्शाता है, तो चार्ल्स के नियम को दर्शाता है, व्यवहारिक रूप से दर्शाता है। अगर तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, तो परम शून्य ताप कर दीजिएगा तभी होगा, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कितना? 273 डिग्री सेल्सियस पर होगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, मतलब 0 केल्विन पर होगा, मतलब 273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछे तो 0 केल्विन। और भी जानकारी लें तो मान लीजिए स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिहाई में बदल जाएगा। समझ गए? तिहाई में। अगर और भी सवाल पूछे, क्या सवाल पूछेगा सुनिए। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार कितना होगा? तो 28 ही तो होगा, 28 होगा। अगर मान लीजिए बादल की बात करते हैं, स्काई की बात करते हैं, तो किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो आकाश, मतलब स्काई को ही आकाश बोला जाता है, वायुमंडलीय पदार्थ बोला जाता है। तो कोलाइडल बोलिए, कोलाइड बोलिए, जो कि 2 पदार्थों का सूक्ष्म मिश्रण से होता है, ये हम जानते हैं। तो वायु के परिक्षेपण मध्यम में जल बिंदु का होना, यही हमारा कोलाइड परिक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक पदार्थ दूसरे में जो है समान रूप से फैल जाएगा, जैसे दूध, बादल, धुंध, मक्खन, ये सब आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन में, उदाहरण में। तो बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है? तो हम बताएंगे ये आपका
परिक्षेपण मध्यम मतलब जल बिंदु का है, वायु के परिक्षेपण से मध्यम से है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे पानी में उपस्थित कोलाइड कण किस प्रकार या किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो स्कंदन द्वारा ही हटाया जा सकता है। स्कंदन द्वारा हटा सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं? स्कंदन द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, स्कंदन या परिकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है, याद रखिएगा, स्कंदन द्वारा हटाते हैं। अगर मान लीजिए कि समान ताप की बात करते हैं, समान ताप और दाब की बात करते हैं, जिसे एनटीपी से क्या आशय है, तो समान ताप बोल दे या आपको नॉर्मल मतलब टेम्परेचर बोल दे या प्रेशर बोल दे, है ना, तो उसका क्या मतलब है? तो यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को समान ताप और 760 मिमी दाब को समान दाब कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए पूछते कि किसी गैस की विसरण गति, जिसे हम डिफ्यू याद रखिएगा कि समान दाब में जो 760 mm देख रहे हैं, ठीक है ना, 760 जो mm देख रहे हैं, इसे अगर हम मान लीजिए ATM में बदलेंगे तो 1 ATM में होगा। ठीक है, अगर HG पूछते तो। और मान लीजिए 1 मोल अगर पूछे कि 1 मोल इस परिस्थितियों में क्या होगा, तो 22.4 लीटर आयतन का घेरता होगा। ठीक है, उस छोड़िए, डिफ्यूजन स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफ्यूजन स्पीड की बात करते हैं। सुनिए, किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है, तो गैस की विसरण गति को हम अगर मान लीजिए पूछे तो डिफ्यूजन स्पीड बोला जाता है। उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होगा। समझ गए? तो गैस के फैलने की दर को कहा जाता है डिफ्यूजन स्पीड कहा जाता है। और याद रखिएगा इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्गमूल के। और ये गैस जो है हल्की होती है, हल्की गैस ये तेजी से फैलता है, याद रखिएगा। भारी गैस धीरे धीरे फैलता है, तो हल्का गैस कैसा फैलेगा? तेजी से। तो और पूछते हैं भारी गैस तो एकदम धीरे से, हल्का गैस तेजी से। इसका नियम जो है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है। छोड़िए ये सब बातें। तो गैस के विसरण गति के भार को वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ये हो गए खत्म। ये रासायनिक अभिक्रिया के रूप थे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।